इस बार भारतीय जनता पार्टी का नारा था अब की बार मोदी सरकार। मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा बदल दे रहा हूं कि अब तो साफ है इस बार मोदी सरकार। लेकिन साथ में ये कहना बहुत जरूरी है कि बहुत कम भारतीय सियासत में ऐसे नेता हुए हैं जिनके ऊपर उम्मीदों का पहाड़, क्योंकि उसको उसी तरह से पिच किया गया था, कहा गया था, इतना वजनदार हो जितना कि नरेंद्र मोदी के ऊपर है। देश ने उनको एक ऐसा मैंडेट दिया है जो कि शायद भारतीय जनता पार्टी के तमाम पुराने नेताओं को यकीन भी नहीं होगा, लेकिन साथ में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की, नरेंद्र मोदी की। सारे विषय तो नहीं उठाए जा सकते एक टेलीविजन कार्यक्रम में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि दो तीन वाकई गंभीर मुद्दों को हम छुएं। नौजवानों से जब मैं यहां मिल रहा था इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई क्या चाहते हो आप लोग मोदी सरकार से। थोड़ी सी यह आंकड़ों की बातें हैं, लेकिन तकरीबन 50% जो हमारी आज की आबादी है उसमें 25 साल से कम उम्र के लोग हैं। पहला और इंस्टेंट जवाब इन सब से मिला जॉब, यानी कि नौकरी। तो ये जॉब यानी कि नौकरी, ये इतना सरल मसला नहीं है, इससे बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है। तो हम लोग टटोलने की कोशिश करेंगे नौकरी। दूसरी बड़ी बात जिसको लेकर कांग्रेस से भयंकर नाराजगी हुई देश में लोगों को, वो है महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन। और तीसरी बड़ी बात जो मैं हमेशा मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ने अपने पहले भाषण में कहा कि वो गरीबों के लिए काम करेंगे, लेकिन उन पर आरोप हमेशा से लगता रहा है कि क्या वो प्रो कॉरपोरेट नजर आएंगे, जिसे हम अंग्रेजी में बिग बिजनेस कहते हैं। बड़े व्यापार और उद्योगपति जो होते हैं, क्या उनके लिए ज्यादा काम करते नजर आएंगे। ये तीन मसलों पर हम फोकस करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जैसे मैंने कहा, मसले तो बहुत सारे हैं किसी नरेंद्र मोदी का आकलन करने के लिए, लेकिन ये तीन एक टीवी कार्यक्रम में मेरे हिसाब से समा सकते हैं। मैं आपको अपने पैनल से मिलाता हूं। बहुत ही जानकार लोग हैं। आपको पता है कि मेरे कार्यक्रमों में चिल्ला चिल्ली की बहस नहीं होती और मैं उसकी इजाज़त नहीं देता। ये बहुत समझदार लोग हैं, ध्यान से इनको सुनिएगा। प्रवीण झा साहब हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज़ और प्लानिंग के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, JNU से। आलोक सिन्हा साहब हैं जो कि फॉर्मर चेयरमैन है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। आप सबको पता है कि देश में अनाज की स्थिति पर देश की सुप्रीम कोर्ट क्या कह चुकी है। प्रोफेसर योगेश अटल हैं, एक जाने माने सोशियोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने एक किताब लिखी है चेंजिंग इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज की जो बदलाव की तस्वीर है उसको इन्होंने उस किताब में लिखा है। MK वेणु हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर है अमर उजाला ग्रुप के। आर्थिक मसलों की समझ रखते हैं MK वेणु। मेरे साथ मुंबई से खास मेहमान जुड़ रहे हैं वेणुगोपाल धूत साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं वीडियोकॉन के, और बीजेपी से उनके सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन प्रकाश जावड़ेकर साहब हो गए। सबसे पहले हम फोकस करते हैं, जो इन नौजवानों ने पहला प्रश्न मेरे सामने रख दिया, जॉब्स को लेकर, नौकरी को लेकर, और क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। हम इस पैनल से वो भी लगातार सुनते रहेंगे। प्रवीण, आपसे शुरू करेंगे। देखिए, सीधी सी बात है कि ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी समस्या रही है। हाँ। और एक लंबे अरसे से ये समस्या रही है। और अगर हम आंकड़ों को देखें तो दो तरीके हैं कि हम अपेक्षा पे खरे उतरेंगे कि नहीं, इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। नंबर एक कि उनका पुराना इतिहास जो था इस संदर्भ में कैसा था, तो अगर उसको देखते हैं तो कहीं से कुछ ऐसा नहीं है कि कोई आशा बंधेगी आपको। यानी कि जो उनका पीरियड था टोटल, NDA वाला जो फेज था, दो तरीके से, एक तो कि किस किस्म के जॉब का सृजन हुआ, कहाँ हुआ, कितना हुआ, उसके अलावा जो सेक्टर्स के परफॉर्मेंस थे। इनफैक्ट पिछले अगर हम 23-24 वर्षों को देखें तो NDA 1 की जो सरकार थी उस समय में जो सकल उत्पाद का आंकड़ा है वो सबसे कम था। वो 6 वर्ष जो हैं औसत तकरीबन 3.5-4% के आसपास था। तो इससे बुरा आंकड़ा जो है 90 के बाद से आपको कोई नहीं मिलेगा 5 साल की किसी अवधि के लिए। तो अगर उसको मान के चलें, कृषि में जो स्थिति बनी, कृषि की भयावहता जो थी
और जहाँ पे आप देखते हैं कि तकरीबन 73-74% लोग अभी भी कम से कम महत्वपूर्ण तौर पे उससे जुड़े हुए हैं, आधारित हैं उस पर आजीविका के लिए, रोजगार के लिए, वहाँ भी स्थिति काफ़ी गंभीर थी। इनफैक्ट जो अग्रेरियन क्राइसिस जो इतना गहराया, जो कृषि का जो संकट गहराया था, उसके पीछे अब एक आम राय है कि जो नीतियाँ उस समय बनी वो काफ़ी समझिए कि उसके लिए उसको माना जा सकता है कि जिम्मेदार थी। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है, अगर आप उनके मैनिफेस्टो को, जब चुनाव हो रहा था तो मैनिफेस्टो जो उन्होंने दिया और उसमें जो बात कही गई, तो चुनावी दौरान के समय कई लोगों ने कहा कि भाई ये तो एक तरह से कट एंड पेस्ट जॉब है, वो भी छोटे स्तर पे किसी और पार्टी के मैनिफेस्टो का। वो बात एक्चुअली बिल्कुल सही थी, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो हाँ, में लोगों ने तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उसके आधार पे देखें तो कोई खास आशा नहीं बनती है। उम्मीद नहीं रखें। आलोक जी, पहला पॉइंट जो उन्होंने रेस किया, जॉब्स, नौकरियां। वेल जॉब्स तो देखिए, जब तक इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होगा, हाँ। टर्नओवर नहीं बढ़ेगा, तो जॉब्स का क्रिएशन तो बहुत ही मुश्किल है, हो नहीं सकता। लेकिन उसके लिए प्राइसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए कॉमन सेंस बतलाता है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में तालमेल होना चाहिए। क्योंकि मैं एफसीआई में रह चुका, आई कैन गिव यू द एग्जांपल ऑफ एफसीआई। साल भर में एफसीआई के माध्यम से जो बड़े काश्तकार और जो मध्यम वर्ग के काश्तकार जिनको एमएसपी का फ़ायदा दिया जाता है, उनसे करीब 600 लाख टन गेहूं और चावल लिया जाता है। उस 600 लाख टन जो कुल मिला के उत्पादन है, उसका 1/3 है, क्योंकि 2/3 तो डोमेस्टिक कंजम्पशन में आ जाता है। तो सारा का सारा एफसीआई के माध्यम से गवर्नमेंट अपने अलमारियों में, बक्सों में, गोदामों में बंद कर दिया। उस 600 लाख टन में से करीब 400 लाख टन की निकासी होती है। तो साल में 200 लाख टन खरीद के अंदर रख दिया और वो मार्केट को नंगा कर दिया। सो इट इज नेचुरल कि प्राइसेस बढ़ेंगे। उसके लिए पहला कदम उनको ये करना पड़ेगा कि एफसीआई के माध्यम से आप बड़े काश्तकार और मध्यम वर्ग के काश्तकारों को एमएसपी का फायदा दीजिए फार्मर्स के नाम पे। दैट इज ओके, मे बी वही एक तरीका है कि हमारा उत्पादन बढ़े, लेकिन उसको निकालिए तो सही, उसकी निकासी करिए, या तो फूड सिक्योरिटी के थ्रू उसको बांटिए या उसको ओपन सेल में लाद कर रख कर, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सड़ाने की जरूरत नहीं। हाँ। सर, नौकरी सबसे पहले नौजवान यही जानना चाह रहा है। और जब युवा लोग हैं तो जो अपने भविष्य की तैयारी करते हैं, जी जी, तो उसका एक उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना होता है। हमारी जो आर्थिक विकास की रही है उसमें नौकरी के साथ हमने बेकारी को जोड़ा, और जो अंतर आया वो ये है कि पहले अशिक्षित बेकार थे, अब शिक्षित बेकारों की संख्या बढ़ती जा रही है। और शिक्षित बेकार की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं कुछ अन्य कोटि की होती हैं। तो एक तो ये पहली बात हमें नोट करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जब हम आज़ाद हुए और उस समय जब हमारी नीतियां बनी, तो शिक्षा देने का सारा काम सरकार के जिम्मे था। आज के समय में अगर आप शिक्षा का नक्शा बनाएं तो सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं सिकुड़ रही हैं और गैर सरकारी संस्थाएं उभर रही हैं। एक बहुत बड़ा परिवर्तन, भारी परिवर्तन है। और उस परिवर्तन का कारण ये है कि हमारी सरकारी संस्थाओं ने परिवर्तन की आंधी को देखने से मना कर दिया और हम उसी ढकोसले वाले पाठ्यक्रम चलाते रहे। ये जो नई संस्थाएं आई हैं, इन संस्थाओं ने उस तरह के कार्यक्रम चलाए हैं कि जो नौकरी के लिए उपयुक्त हों। और इसलिए इस समय में अगर तो उम्मीद आपको प्राइवेट सेक्टर से ही होनी सेक्टर चाहिए। से ज़्यादा, और इन दोनों का करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा उम्मीद भारत सरकार से रखने की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है। नौकरी का सबसे बड़ा स्रोत प्राइवेट सेक्टर ही रहेगा। देखिए, अब इलेक्शन के दौरान हमने कई मोदी जी के जो रैलीज में सुना, अटेंड किया, बिहार में, आप भी शायद आपने भी दौरा किया, वो हर जगह ये बोल रहे थे कि 18 से 28 साल के जो युवा हैं उनके लिए मैं अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ और उनको एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटेटिव एम्प्लॉयमेंट देना चाहता हूँ। ये दावा तो उन्होंने किया है, मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो इकॉनमी अब ग्लोबल इकॉनमी से जुड़ा हुआ है और
हम बिल्कुल आइसोलेशन में आज बात नहीं कर सकते। आप अगर यूरोप में देखें तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कई देशों में 30%, 40%, स्पेन में 50% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, और अमेरिका में भी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी बहुत बहुत। तो वहाँ पे पॉलिटिक्स इस किस्म की वहाँ पे शुरू हो गई कि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, कि हमारे लोगों को देखो, बाकी लोगों को अभी छोड़ो, ये दौर वहाँ चल रहा है। और उसके चलते हुए ओबामा ने बोला है कि भाई H1B वीज़ा, जो हिंदुस्तान के जो लोग अपॉर्चुनिटी, जो यूथ IT सेक्टर में जो बाहर जाने की मिलती थी, वो उसमें भी शंका है कि वो टाइट करेंगे, वहाँ पे आने देंगे कि नहीं। दूसरा, हिंदुस्तान में जितनी हमारे लोग पढ़ के निकलते हैं, जो बच्चे, आपको ये आंकड़ा है कि 1 करोड़ लोग जॉब मार्केट में आते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देनी ज़रूरी है। पिछले 10 साल में, ये आप ध्यान से सुनिए, हमें 8% ग्रोथ मिला, 7.5-8%। आप पिछले 3 साल छोड़िए, इतने ज़्यादा ग्रोथ के बावजूद एम्प्लॉयमेंट जो 1 करोड़ हर साल मिलना चाहिए था, उसका 1/3 मिला अभी तक। वेणुगोपाल दूध साहब, उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर के लिए मुझे पता है सबसे ज्यादा प्रश्न होंगे। नौजवानों से मिला मैं स्टूडियो में, पहली बात उन्होंने कही कि उनको नौकरी चाहिए नई मोदी सरकार में। जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी तरफ स्वाभाविक है लोग देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, यहाँ पर बैठे नौजवानों को और हमारे एस्टीम्ड पैनल को भी। मैं हजीरा के पास एक गांव में था गुजरात में, और वहां से मैंने एक कार्यक्रम किया। 1980 में माधव सिंह सोलंकी के समय में वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया हुई, और 1979 में 1979 में इंदिरा गांधी उस गांव में गई और लोगों को उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर उद्योग लगेगा तो आपको रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी। उस गांव के लोगों ने मुझे, दूध साहब ध्यान से सुनिएगा, उस गांव के लोगों ने मुझे बताया, सब जानते हैं हजीरा एक बहुत ही बड़ा हिंदुस्तान का औद्योगिक इलाका है। उन्होंने कहा कि ना उन्हें ज़मीन का कॉम्पनसेशन सही तरीके से मिल पाया, 20 साल की उन्होंने कानूनी जंग लड़ी उसके लिए, और प्लस जो तमाम वहाँ पर उद्योग लगे हैं उनमें काम बाहर के लोगों को मिला, उस गांव के लोगों को, जिस गांव में ये इलाका पड़ता है, उनको काम नहीं मिला। अब ये 1980 की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ जो उस गांव में मैंने जाके देखी। अब 2014 है, वो भी गुजरात है। कहानी माधव से सोलंकी साहब से शुरू हुई थी, युग नरेंद्र मोदी का है। क्या प्राइवेट सेक्टर वो रास्ता हो सकता है जो नौकरी दे, या अभी भी सरकारी क्षेत्र पर ज्यादा निर्भर होना चाहिए नौजवान को नौकरी के लिए? देखिए, सरकारी क्षेत्र में जो जिसे पब्लिक सेक्टर कहते हैं, उसमें वर्ल्ड ओवर आजकल काम कम हो रहे हैं, और नए तो पब्लिक सेक्टर आ ही नहीं रहे, और पुराने जितने भी है वो प्राइवेटाइजेशन हो चुके हैं। हमारे देश में भी काफी प्राइवेटाइजेशन हुए हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के बहुत फायदे हैं। वहाँ पे जो है एक्सपांशन जल्दी होता है, लोगों को काम मिलता है, ब्यूरोक्रेसी नहीं रहती है, और बैंकों की भी हेल्प होती रहती है, और उसमें एक ही ड्यूटी रहती है कि हमारे वर्कर खुश रहे, वर्कर को काम मिले। वर्कर्स को अगर काम मिले तो फैक्ट्री अच्छी चलेगी। तो पब्लिक सेक्टर के सामने प्राइवेट सेक्टर अच्छा चलेगा, और यही मोदी साहब ने कहा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से खाली इंडस्ट्री का बढ़ाना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री के बढ़ाने से ही खाली जॉब मिलेगा। एक बार इकोनॉमी में पैसा आया, इकोनॉमी चलने लगी, और लोगों को कहीं भी जॉब सिक्योरिटी मिली, तो वो खर्चा करने लगता है, और खर्चा करने लगा कि हर प्रकार के फिर सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, सभी इंडस्ट्रियां चलने लगती है, और लोगों को काम मिलता है। और जब लोगों को काम मिलता है तो वो खर्चा करता है, सरकार को टैक्स मिलता है, सरकार को टैक्स मिलने से फिर वो पैसा इकोनॉमी में आके, जिसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी शुरू होके, मोमेंटम इकोनॉमी में एक ऐसी जनरेट होती है जिसके कारण सबको काम मिलती है, और वो प्राइवेट सेक्टर से बहुत जल्दी से पॉसिबल है। आपने बताया अभी कि एग्रीकल्चर भी अभी थोड़ा प्राइवेट सेक्टर में का इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ है। हमारे देश में ये बड़ा क्रांतिकारक कदम होगा कि इंडस्ट्री का भी प्राइवेट थोड़ा सहयोग होगा कृषि क्षेत्र में, और इंडस्ट्री भी कृषि का काम करेगी। तो ये एक बहुत जहाँ कहाँ जमीन
खाली पड़ी है, उसमें कोई काम नहीं कर रहा है। ऐसी जमीनें अगर उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, उसमें अगर कुछ इंडस्ट्री के काम हो और कुछ खेती के काम हो, ऐसा शुरू हो गया तो काफी जगह आप देखेंगे कि गाँव में लोगों को काम मिलेगा। गाँव में एक बार लोगों को काम मिला तो अर्बन के प्रॉब्लम अपने आप सेटल हो जाएंगे। इन्फ्लेशन जो कहते हैं, बहुत सरल साउंड कर रहा है आपके आइडियाज जो है, बढ़ जाएगा। जी इतना सरल नहीं होगा। मैं प्रकाश जावड़ेकर साहब के पास जा रहा हूँ, उनको पूरा समय दूंगा। प्रकाश जावड़ेकर जी से मैंने कहा, मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में मेरे पास कोई एजेंडा नहीं था, तो नौजवानों ने कहा भाई, हमने इनसे पूछा क्या चाहिए आपको, तो उन्होंने कहा हमें नौकरी चाहिए। सबसे पहली और बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी की है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आखिर आधा घंटे के बाद पूरा मोदी बेटिंग करने के बाद उसने अभी शपथ भी नहीं ली। हाँ। उन्होंने कार्यक्रम घोषित नहीं किया। हाँ। उसके पहले उनके नाकामी का और उसके विफल होने की संभावनाओं का पूरा ब्यौरा अपने लोगों के पास रखा। हाँ। अच्छी चर्चा कर रहे हो और आखिर मेरे पास आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। हम तो पिछले 10 साल की विफलता की बात ऐसा है। हाँ, नहीं उनको, हाँ, प्रकाश जी 10 पूरा साल की विफलता की बात कर रहे थे। 10 साल की नहीं, मैंने सुना एक शब्द को। धूत तो छोड़िए, बाकी जो सारे हमारे विद्वान पैनलिस्ट है, उन्होंने जो बाकी भविष्य दर्शाया है, उनका मैं आदर करता हूँ। लेकिन मैं 3 बातें सामने रखना चाहता हूँ। एक, प्लानिंग कमीशन का 2011 में पब्लिश रिपोर्ट है। 6 साल यूपीए के, 6 साल एनडीए के। एनडीए ने लगभग 80 लाख रोजगार हर साल पैदा किए और ये 16 लाख तक भी नहीं पहुंचे थे हर साल। तो पहले तो प्लानिंग कमीशन मोंटेक सिंह अहलूवालिया के द्वारा जारी आंकड़ों की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई को जितना आप छुपाना चाहोगे उतनी वो जोर से बाहर आती है। ये एमएनआरजीए जो था वो जॉब प्रोग्राम नहीं है, वो रिलीफ प्रोग्राम है। नौकरी तैयार करनी है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर माने केवल रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट नहीं है, इरिगेशन और हाउसिंग। इसको अगर आप बढ़ावा देते हो निवेश के आधार पे, यूपीए सरकार की तो ऐसी सफलता थी कि विदेशी निवेश जितना प्रत्यक्ष आया उद्योगों में, उससे ज्यादा तो यहाँ के निवेशियों ने बाहर निवेश किया, देश के बाहर। और इसलिए देश का निवेश, घरेलू निवेश भी बढ़ाना और बाहर से भी निवेश लाकर एक इरिगेशन का हेक्टर अगर एक इरिगेशन करते हो तो 4 रोजगार पैदा होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं वही बताना चाहता हूं ना, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज कि जैसे रोजगार का उपलब्धता बढ़ाते हो, लोगों का स्किलिंग करना होता है। स्किलिंग की चर्चा 10 साल यूपीए ने बहुत की, लेकिन स्किलिंग नहीं किया। हम चर्चा नहीं करेंगे, स्किलिंग को जल्दी शुरू करेंगे। और साथ ही साथ आज जो 300 ट्रेड खोजे हैं, हम 3000 स्किल सेट्स तैयार कर रहे हैं। प्लान्स आर रेडी। उससे ज्यादा जब आप रोजगार उपलब्ध करते हो, हाउसिंग में अगर एक शुरू होता है तो 45 इंडस्ट्रीज गेट एक्सिलरेटेड। तो ये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, रोजगार के लिए युवाओं को तैयार करेंगे और इसका परिणाम आपको तुरंत दिखेगा कि अभी तो शपथ लेनी बाकी है। इस साल सभी कंपनियों ने हायरिंग का टारगेट 3 गुना कर दिया है। 3 गुना, पिछले साल जितना हायरिंग किया था उससे 3 गुना ज्यादा इस साल कर रहे। हमारा 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का नक्शा तैयार है। पूरा समय दिया आपको, मतलब प्रकाश जी का पूरा विश्वास है कि नए तरीकों से, नए माध्यमों से जो ये नौजवानों की चिंता, मैं एक्चुअली ये फ्लोर इन्हीं के लिए खोल रहा हूं कि फिर यही सवाल पूछे, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि इनकी भावना क्या है, इनका दर्द क्या है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पारंपरिक तरीके रहे हैं, और यहाँ पर सारा ये एक्सपर्ट पैनल उसे मानेगा, उनको बदलने की जरूरत है। मैं वापस आया एक छोटे से ब्रेक के बाद।